हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरु दीक्षा स्टडीज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने आपके साथ काम किया दो चरों वाले रैखिक समीकरण पार्ट फर्स्ट में। दो जो रैखिक समीकरण हैं उनके अनंत हल हैं या कोई हल नहीं है या अद्वितीय हल हैं, दोनों युग में संगत हैं या असंगत हैं पर हमारी बात हो चुकी। दोस्तों, इसके आगे जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की ग्राफीय विधि पर। दोस्तों, ग्राफीय विधि में हम आपको बता दें, पिछले काम से हम इसको जोड़ें तो यदि दोनों समीकरण युग्मों का हल, यदि हल अनंत हल हैं, यदि अनंत हल होंगे तो दोस्तों अनंत हल की स्थिति में ग्राफ में जब उनको दर्ज किया जाएगा तो एक ही रेखा पर दूसरी रेखा संपाती होगी, अर्थात दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होकर के जाएंगी, सभी बिंदुओं को प्रतिच्छेद करते हुए जाएंगी, अर्थात उसके अनंत हल होंगे। तो ये रेखा संपाती होगी। रेखाएं संपाती होंगी। दूसरा है, इसी में हम आगे चले तो कोई हल नहीं हो, यदि कोई हल नहीं हो तो, जब कोई हल नहीं होंगे इसका अर्थ हुआ रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं समांतर होंगी, और जब रेखाएं समांतर होंगी दोस्तों तो दोनों रेखाएं आपस में कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटेंगी, तो इनके कोई हल नहीं होंगे। नंबर 3, अद्वितीय हल होंगे। तो दोस्तों दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, अर्थात उसका अद्वितीय हल होगा, एक ही हल होगा, यूनिक होगा उसका हल, अन्य कोई हल नहीं होंगे। दोस्तों, ग्राफीय विधि में अधिकांश जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी अद्वितीय विधि वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्थात समीकरण युग्म ऐसा दिया जाता है जिस समीकरण युग्म के अद्वितीय हल हो मैक्सिमम कंडीशन में, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे और उसका कोई ना कोई हल होगा। तो एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के अंतर्गत, हाँ दोस्तों, ये जो संभावनाएं हैं उसके अंतर्गत अगर अपन बात करें तो यदि वो हमें इस तरह के रैखिक समीकरण युग्म दे देता है जिसके अनंत हल होंगे, तो ग्राफ में दर्ज करते समय दोनों रेखाएं एक दूसरे के ठीक ऊपर होते हुए जाएंगे, अर्थात रेखाएं संपाती होंगी। और यदि गलती से या चला के वो हमें दे दे कि ऐसा दो चरों वाले रैखिक समीकरण दे दे, एक युग्म दे दे जिसका कोई हल नहीं हो, तो दोनों रेखाएं ग्राफ पेपर में जब हम दर्ज करेंगे, हल करने जाएंगे, तो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी, अर्थात वो कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, इसलिए उनका कोई हल नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए, जिस तरह की कंडीशन के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं उस तरह के समीकरण को लेकर के हम अद्वितीय हल की स्थिति में, यूनिक हल की स्थिति में हम बात करते हैं और लेते हैं एक क्वेश्चन, एक समीकरण युग्म जिसको हम पढ़ रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। x प्लस वाई बराबर 3, 3x माइनस 2y
बराबर 4, 3x माइनस 2y बराबर 4। दोस्तों ये जो समीकरण देख रहे हो आप क्वेश्चन, इस समीकरण में दो समीकरण आपके सामने हैं, अर्थात समीकरण युग्म है, जोड़ा है। दो चरों की बात की जाए दोस्तों, दो चरों वाले, तो दो चरों का मतलब हो गया x और y अज्ञात राशियां। दो अज्ञात राशियां इस समीकरण में होंगी, अर्थात इसके साथ अगर युग्म का दूसरा समीकरण होगा तो उसमें भी दो अज्ञात राशियां होंगी x और y, इसलिए इनको बोला गया है दो चर राशियां इसमें होंगी। और रैखिक समीकरण इसको इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि इस तरह के समीकरण में हर पद की एक ही घात होती है, अर्थात घात दो नहीं होती किसी भी पद की। अगर दो घात होंगी तो उद्विघात समीकरण होगा। घात तीन नहीं होती, केवल एक ही घात होती है प्रत्येक पद की, इसलिए इसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। फिलहाल हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म बोर्ड पे मौजूद है, आपके सामने है, इसको हल करते हैं और उसकी विधि है ग्राफीय विधि द्वारा हल करना। तो दोस्तों अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है ग्राफीय विधि। इस विधि से यदि हल करते हैं तो सबसे पहला काम है हमको प्रत्येक समीकरण की एक टेबल बनानी पड़ेगी, सारणी बनानी पड़ेगी। और उस सारणी के लिए x और y की इस तरह की एक सारणी हमको बनानी है, और उस सारणी में हमें 3 कॉलम लेने चाहिए जिसे रेखा खींचने में हमें सुविधा हो, तीनों जो बिंदु प्राप्त होंगे उनको खींचने में मिलाने में सुविधा हो। इसके लिए भी वही x और y की एक टेबल बना लेते हैं। ये 3 कॉलम बन गए दोस्तों। 2 कॉलम होंगे तो भी दोनों बिंदुओं को मिला सकते हैं, उससे भी काम हमारा चल जाएगा। 3 हो तो ज्यादा सुविधा है, बाकी मैक्सिमम आप 4-5 बना सकते हो। फिलहाल हम 3 बिंदु तक की बात कर रहे हैं रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की ग्राफीय विधि में। अब दोस्तों हल करें तो कैसे करें, बहुत साधारण सी बात है। जो समीकरण आपको दिया हुआ है उस समीकरण को हम यहाँ पे हल करते हुए चलते हैं। जो मान प्राप्त होंगे वो मान हम सारणी में भरते चले जाएंगे। कैसे करेंगे प्राप्त, वो देखिए, यहाँ x प्लस वाई बराबर 3 दिया हुआ है दोस्तों। दो चर जो हैं x और y, इनमें से किसी भी एक को हम पहले रख लेते हैं बराबर के और दूसरे को हम पक्षांतरण कर देते हैं उधर। जैसे x को हमने इधर रख लिया, बराबर 3 पहले से इस पक्ष में मौजूद है इसलिए इसको पहले लिखेंगे, और y प्लस का है उधर गया पक्षांतरण होके तो प्लस की जगह माइनस का हो गया। दोस्तों अब समीकरण हमारा ये है। अगर मैं इसको समीकरण नंबर 1 बोलूं तो अब मुझे इस समीकरण में मान रखना होगा और हल करना होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे y की जगह अपनी मर्जी से 1 रख दूं, 0 रख दूं, जो भी रखना चाहूँ रख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए x y की वैल्यू रखें तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा y बराबर 0 रखने पर हमने 0 से शुरू किया। अब आपको पता है कि y कहाँ है समीकरण, उस जगह हम 0 रख देंगे। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में लिख देता हूँ, समीकरण नंबर 1 में y बराबर 0 रखने पर अब x बराबर 3 माइनस 1 सॉरी 0। समीकरण नंबर 1 में y का मान 0 रख रहे हैं तो y की जगह 0 रखा जाएगा। तो इसको हल करने पर या x बराबर 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 ही आएंगे। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3 और y की जगह हमने मान रखा 0। दोस्तों दोनों मानों को समीकरण में सावधानी से रखेंगे, जो जिसका मान है उसी के कॉलम की सीध में हम रखेंगे। देखिए यहाँ पे y का मान 0 है, इसका मतलब मैं y वाले कॉलम की सीध में यहाँ पे 0 लिखूंगा। x का मान प्राप्त हुआ 3 तो मैं x वाले कॉलम की सीध में 3 लिखूंगा। इस तरह से हमारा एक कॉलम का जो मान था वो प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम आगे लिखेंगे तथा y बराबर 1 रखने पर दोस्तों अब की बार y बराबर 1 रखेंगे उसी समीकरण नंबर 1 में। यहाँ पे देखिए समीकरण लिख रहा हूं x बराबर 3 माइनस y की जगह में लिख देता हूं मान 1 या x बराबर 2। देखिए
x का मान आपके पास 2 आया, लेकिन कब आया? जब हमने y की जगह 1 रखा, तो y वाले कॉलम की शीट में 1 और x का मान प्राप्त हुआ 2, इस कॉलम में लिखते हैं। दोस्तों इसी प्रकार y बराबर 2 रखने पर, अब मैं y की जगह 2 रखूंगा तो फिर समीकरण यही है हमारा, x बराबर 3 माइनस 2, y की जगह 2 लिख दिया तो x बराबर आ गया 1। अब दोस्तों x वाले कॉलम में तो 1 और y का मान हमने 2 रखा था तो 2, ऐसे सावधानी से हमने इस टेबल का काम किया, टेबल में मान भर दिया, मान हमने खुद ने निकाले थे और रख दिए। अब हम इधर इस समीकरण के लिए बात करें तो समीकरण है हमारा 3x माइनस 2y बराबर 4, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। अब हमें इस टेबल में भी मान भरना है और वो मान निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम इन दोनों चर मानों में से किसी एक को पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे। दोस्तों ध्यान रहे, दोनों चर मानों में से जो माइनस का हो उसको उधर ले जाने में हमें सुविधा रहेगी हल करने में। अगर आप माइनस वाले को इधर ही रखते हैं तो माइनस चिन्ह उसके साथ हमेशा चलेगा, और गलती से अगर आपने उस माइनस के चिन्ह को नहीं हटाया या नहीं लगाया या मान में कहीं चूक हो गई तो गलती के चांस ज्यादा होते हैं। इसलिए हम माइनस वाले चर मान को उधर पक्षांतर कर देंगे, चाहे वो x के साथ लगा हो चाहे वो y के साथ। दोस्तों यहाँ समीकरण में दिख रहा है कि माइनस का मान कहाँ है? y के साथ, तो y वाले पद को हम उधर ले जाएंगे पक्षांतर करके, तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और इधर बचेगा 3x बराबर, ये 4 पहले लिखा जाएगा, ये 2y माइनस का है उधर गया तो प्लस का हो गया, और ये जो 3 गुणा में है x के साथ 3 गुणा में, दोस्तों इस गुणांक को हम पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो ये गुणा की संख्या हमेशा बटे में जाएगी और इसका मान इस तरह से होगा, x बराबर 4 प्लस 2y और बटे में 3, ये x का मान है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ कोई भी मान बटे में नहीं आया था, उसका कारण था यहाँ x के साथ गुणांक में 1 था जिसको बटे में लगाए या नहीं लगाए, अन्य कोई बड़ी संख्या उसके साथ मौजूद नहीं थी या बड़ा अंक इसके साथ गुणा में नहीं था। यहाँ पे 3 था, ये निश्चित रूप से बटे में जाएगा। अब यहाँ पे शर्त है कि हम y का मान वही रखेंगे जिससे रखने पर हल करने पर ऊपर की संख्या ऐसी आए जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए, ये ध्यान रखेंगे। अगर भाग पूरा नहीं जाता है कैलकुलेशन में तो फिर हम y की जगह वो मान नहीं रखेंगे। देखिए मैं यहाँ पे मान रख के बता रहा हूँ, इसको मैं समीकरण नंबर 1 कह दूं इस समीकरण के लिए, तो फिर यहाँ पे ये 1 नंबर का समीकरण इसके लिए था, ये 1 नंबर का समीकरण इसके लिए, आप चाहे तो इसका मान 2 भी रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर मैं लिखता हूं यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर, अब क्या मान रखोगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं y बराबर 0 रखने पर, तो ये सब 0 हो जाएगा इसलिए कटेगा नहीं, तो y का मान 1 रखने पर मैं 1 रख रहा हूं, तो देखिए समीकरण की सकल x बराबर 4 को लिखूंगा प्लस 2 को लिखूंगा और y की जगह कोष्टक में मैं 1 लिखूंगा और ये बटे में 3 है जो लिखूंगा। आप देख सकते हो मैं y की जगह जो 2 के साथ गुणा में थी उसकी जगह 1 लिख चुका हूं, क्योंकि मैंने ये यहाँ पे लिख दिया कि y का मान मैं क्या रखने जा रहा हूँ 1। अब इसको हल करते हैं, x बराबर 4 प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे, कोष्टक है तो ये 2 एकम 2 बटे में 3, या 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 बटा 3, या इसको हल करेंगे तो 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 2। दोस्तों इसको हैंड टू हैंड हम उसमें लिखेंगे सामने में, तो x का मान प्राप्त हुआ 2 जो x वाले कॉलम की शीट में, और y का मान क्या रखे थे 1 वो y वाले कॉलम की शीट, ये हमने रख दिया। इसके बाद तथा y बराबर, अब मैं y बराबर अगर 2 रखता हूं तो 2 दूनी 4 हो जाए 8 हो जाएंगे, तो 8 में 3 का भाग नहीं जाता इसलिए 2 नहीं रखना चाहिए, ये रफ में हमें काम करके देख लेना चाहिए। और अब मैं यहाँ माइनस का 2 रखता हूं तो शायद इसका मान में पूरा पूरा भाग चला जाए, y बराबर माइनस का 2 रखने पर। दोस्तों मैं माइनस का 2 रख रहा हूं, आप भी ध्यान से देखिए, x बराबर 4 को 4 लिखूंगा, प्लस को प्लस 2 को 2, y की जगह माइनस का 2 कोष्टक में लिखूंगा, बटे में 3 है तो 3 लिखूंगा। मैंने y की जगह माइनस का 2 रख दिया है। यहाँ पे x बराबर 4, और अब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 होगा, लेकिन प्लस को माइनस से गुणा करने पर माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 बटे में 3। आगे लिखेंगे या
0/3 या 0, तो फिर x का मान 0 है। दोस्तों यहाँ पे मैं x की वैल्यू 0 लिखूंगा, y का मान क्या रखे थे -2, तो मैं -2 लिखूंगा। और इसी प्रकार अब मुझे फिर से एक मान और रखना है, एक कॉलम खाली है इसलिए एक मान और रखूंगा, और वो जो मान रखूंगा वो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मैं यहाँ पे अगर 3 रखता हूँ तो 6 और 4 10 होंगे, भाग नहीं जाता है। मैं 4 रखता हूँ तो 4 दूनी 8 और 4 12 होंगे, तो निश्चित रूप से 4 रखना पड़ेगा, 12 में भाग जाता है। तो मैं ये काम यहाँ कर देता हूँ, y बराबर 4 रखने पर। दोस्तों ये आगे का काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में रख 2 में रख रहे हैं सारा मान, और ये समीकरण नंबर 2 यहाँ से ले रहा हूँ, x बराबर 4 + 2 और इसकी जगह 4 और बटे में 3। आप देख सकते हो मैंने y की जगह 4 रख दिया है। इसको हल करेंगे तो 4 + 4 दूनी 8/3, x बराबर 12/3, x बराबर 4। दोस्तों x की वैल्यू 4 आ गई, और y की वैल्यू भी 4 ही रखे थे, तो इसका मतलब x के कॉलम में भी 4 और y के कॉलम में भी 4, और आपके दोनों समीकरणों के 3-3 कॉलमों का काम या उनके मान प्राप्त हो चुके हैं और हम भर चुके हैं। दोस्तों ग्राफी विधि पढ़ रहे हो, इसलिए इन दोनों समीकरणों में जो मान आपने प्राप्त किया, इन मानों को ग्राफ में दर्ज करना होगा। ग्राफ में कैसे दर्ज करें, उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ आपको एक बार ग्राफ बना करके फिर मैं आपको इसमें दर्ज करना सिखा रहा हूँ। उसके बाद हम ग्राफ की बात करेंगे कि ग्राफ जो है पेपर, उसमें कैसे हम इसको दर्ज करते हैं। तो मैं इनको रखूंगा, फिलहाल मैं इनको मिटा रहा हूँ। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आप मान निकालेंगे और सारणी फिलअप करेंगे। देखिए समीकरण लिखी हुई है, सारणी जो आपने प्राप्त की थी मान वो भी लिखा हुआ है, और अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं। तो दोस्तों ग्राफ की स्थिति ये होती है, एक अक्ष होता है इस तरह का, इस खड़े अक्ष को बोलते हैं y अक्ष, एक अक्ष होता है इस तरह का, इसको बोलते हैं x अक्ष। दोस्तों ये 2 अक्ष ग्राफ में होते हैं, दोनों अक्ष जहां प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु बोलते हैं, ये मूल बिंदु है, और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। अर्थात कोष्टक में जब आप मूल बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे तो 0,0, x अक्ष का भी 0 और y अक्ष का भी 0 होता है, ये मूल बिंदु है। अब यहाँ पे हम ग्राफ में ये चीजें दर्ज करने जाएंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे इनका मान ऐसे एक व्यवस्थित लिख रहा हूं। आपको ये काम नहीं करना है इस तरह से, क्योंकि आपके पास ग्राफ पेपर है, इसलिए आप ग्राफ पेपर में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसमें कॉलम बने बनाए मिलेंगे, फिक्स मिलेंगे, छोटे बड़े नहीं मिलेंगे, पैमाने के हिसाब से बने हुए हैं, नाप के हिसाब से बने हुए हैं। हम यहाँ पे केवल समझने के हिसाब से बात कर रहे हैं। ये मूल बिंदु पे मैं लिखूंगा 0, इसके बाद 1 2 3 4 5 और 6। दोस्तों x अक्ष पे मूल बिंदु से दाहिनी तरफ सभी मान धनात्मक होते हैं, इस मूल बिंदु से ऊपर की तरफ के सभी मान धनात्मक होते हैं। दोस्तों तो 1 2 3 4 5 ये मैंने लिख दिया। मूल बिंदु से बाईं ओर के मान ऋणात्मक होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। नीचे की तरफ के मान भी माइनस के होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। दोस्तों मैंने ग्राफ में जो संख्यात्मक मान अंक लिखने थे वो लिख दिए, और मैंने प्रत्येक कॉलम का जो मान था वो एक बड़ा खाना जो जिसको ग्राफ में बोलते हैं उसको एक इकाई माना है। अब आप देखिए दोस्तों क्या होता है बड़ा खाना, तो मैं आपको बताऊं ये वाला बड़ा खाना है, गहरी लाइन बनी हुई होंगी, खड़ी लाइनें, आड़ी लाइनें, वो एक बड़ा खाना है। उस बड़े खाने में प्रत्येक में एक एक इकाई, दूसरे बड़े खाने के लिए एक इकाई, और तो 2 हो गए, फिर एक इकाई, सब में अंतर एक इकाई का है। इसलिए हम यहाँ ग्राफ पेपर में पैमाना लिखेंगे। अगर मैं इसको ग्राफ पेपर मान लूँ दोस्तों, ये पेपर है आपका ग्राफ पेपर, मान लो ये है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पैमाना, पैमाना x अक्ष व y अक्ष
दोनों के लिए अगर आपने पैमाना अलग अलग माना है, एक्स अक्ष का अलग और वाई अक्ष का अलग माना है, तो फिर निश्चित रूप से आप लोगों को पैमाना अलग अलग लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपने पैमाना दोनों अक्षों के लिए समान मान लिया, इसलिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के लिए ही एक साथ लिख रहा हूं, एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई। दोस्तों ये हो गया आपका पैमाना। अब मुझे दर्ज करना है, और वो दर्ज करना है वो मान जो सारणी में है, और वो अब हम देख के चलते हैं एक एक मान। पहले इस समीकरण की बात करूं तो 3,0 अर्थात 3 तो x का मान और 0 y का मान। तो सबसे पहले मैं x अक्ष पे 3 जो प्लस का है उसके लिए जाऊंगा, तो ये x अक्ष है, इस पे प्लस के 3, ये दोस्तों माइनस का 3 भी है, लेकिन यहाँ नहीं रुकना और प्लस के 3 तक मुझे पहुंचना है, लेकिन यहाँ निशान नहीं लगाना क्योंकि मुझे ये देखना है कि y का मान क्या है। संयोग से y का मान 0 है, तो फिर 0 इसी सीधे में होने की वजह से ये जो चिन्ह लगाएंगे वो हम यहीं पे लगा देंगे, ये। इसलिए एक मान आपने इसमें दर्ज कर दिया, अंकित कर दिया उस बिंदु को जो इस निर्देशांक को प्रदर्शित करता है। ठीक, इसके बाद आता है 2x का मान है और एक इसका y का मान है, 2,1 वाला मान। तो फिर मैं चलता हूं 2 पे, x अक्ष पे 2 पे गया तो दोस्तों ये 2 का मान है, और एक y अक्ष का इसके साथ में है, तो 1 का मतलब प्लस का है, तो प्लस का है तो ऊपर जाऊंगा, अगर माइनस का होता तो नीचे आता इसी सीधे में, लेकिन फिलहाल प्लस का है तो मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा और यहाँ पे रुक जाऊंगा, क्योंकि ये जो बिंदु मैं अंकित कर रहा हूँ ये इसकी सीधे में भी होगा, इसकी सीधे में भी होगा, और यहाँ पे कॉर्नर होगा, और इस कॉर्नर पे मुझे ये बिंदु अंकित करना होगा ऐसे। ये 2,1 वाला बिंदु है। इसके बाद आता है 1,2, तो फिर एक x अक्ष वाला है, तो फिर मुझे x अक्ष पे 1 पे जाना होगा, और y अक्ष के सीधे में 2, तो यहां पे आएगा, और मैंने तीनों बिंदु अंकित कर दिए इस सारणी के, इस रैखिक समीकरण के, और फिर मैं इनको स्केल की सहायता से सीधे सीधे मिला दूंगा। दोस्तों स्केल की सहायता से मिलाना है आपको ये मान, और मैंने भी इसको प्रयास किया है सीधे सीधे मिलाने का। इसके बाद मैं इसके निर्देशांक लिखूंगा, हर बिंदु के निर्देशांक। तो दोस्तों इस बिंदु के निर्देशांक जो थे वो थे 3,0, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3, इस बिंदु के निर्देशांक थे 2,1, मैं लिख रहा हूँ 2,1। इस बिंदु के निर्देशांक थे 1,2, मैंने लिख दिया। ये जो रेखा थी ये इस समीकरण के लिए थी, इसलिए इस समीकरण को इसके साथ लिखूंगा x + y = 3, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x + y = 3। इससे ये पता चलेगा कि ये समीकरण, ये लाइन जो खींची है आपने, रेखा जो खींची है वो इस समीकरण के लिए, इसको हम आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद दूसरे समीकरण की जो सारणी उसमें आते हैं, उसको भी हम इसमें दर्ज करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले 2,1 वाला मान है दोस्तों, 2x अक्ष पे चलना पड़ेगा, 2 ये ला, और ये एक y अक्ष वाला है, तो ये ऊपर की तरफ प्लस का है, इसलिए यहाँ तो दोस्तों पहले से अंकित मान बिंदु है और उसी पे दोबारा अंकित करना है, तो हम इसको ऐसे डबल कर देते हैं। ध्यान रहे कि हमारा एक बिंदु इस सारणी के लिए ये है। इसके बाद आता है 0,-2 अर्थात x अक्ष का तो 0, तो यहाँ पे x अक्ष पे चलो, जहां 0 वहां पे रुकना है, और -2 का मतलब इस 0 की सीध में माइनस के लिए नीचे आना है। दोस्तों अगर यही मान प्लस का होता तो ऊपर की तरफ जाना पड़ता, लेकिन ये माइनस का होने की वजह से नीचे की तरफ आना पड़ेगा, और निशान आपके पास यहाँ लगेगा। इसके बाद आता है 4,4, दोस्तों x अक्ष पे भी 4 और y अक्ष पे भी 4, तो इस सीध में 4 के लिए जाना पड़ेगा, और ये मान यहाँ पे आएगा 4,4। अब इनको भी 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, तीनों बिंदु मुझे ध्यान है, मैं इन तीनों बिंदुओं को एकदम सीधी रेखा में मिलाऊंगा, और ये जो रेखा होगी वो होगी ये दोस्तों, ये रेखा है वो जो दूसरे समीकरण के लिए आपको प्राप्त हुई। इस समीकरण को भी लिखना पड़ेगा 3x - 2y = 4। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों, यहाँ पे जगह है 3x, इसके सहारे भी लिख सकता हूँ 3x - 2y = 4, मैंने लिख दिया। ये है वो रेखा, आगे बढ़ा देता हूँ, ऐसे दर्शा देता हूँ इसको तीर के निशान से। अब आती है बात
दोनों रेखाएं जहां प्रतिच्छेद करें, पहले मैं इसके निर्देशांक लिख दूं, ये है 4,4 और ये है 0,-2। इसके बाद अब दोनों रेखाएं जहां प्रतिच्छेद करती हैं वो प्रतिच्छेदी बिंदु ही इसका हल होगा, ग्राफीय हल कहलाता है, और ये है 2,1। हम यहां पे लिख देंगे हल x बराबर पहला मान 2, ये x का मान होता है, y बराबर इसी के साथ का 1, ये जो दूसरा मान। इस तरह से x और y के जो हल आए ग्राफीय विधि में वो 2,1 आए। ये वाला बिंदु प्रतिच्छेदी बिंदु है, एक ही बिंदु पे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं और यही इसका अद्वितीय हल होगा। दोस्तों इस पूरी विधि को जो अभी अपन ने किया इसको हम ग्राफीय विधि बोलते हैं, जिससे दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को आसानी से हल किया जा सकता है। दोस्तों ग्राफ को सब जानते हैं, ये ग्राफ पेपर है। इस ग्राफ पेपर में दोस्तों वो ये जो दिख रहा है आपको बारीक बारीक लाइनें, ये बिल्कुल फिक्स पैमाने के हिसाब से, फिक्स नाप के हिसाब से बनी हुई हैं, और इसमें हमने जो काम यहाँ किया वो काम इसमें करेंगे तो सुविधा रहेगी और कोई गलती के चांस नहीं रहेंगे। दोस्तों जहां भी ये प्रतिच्छेद हुआ है बिंदु, उसको हम स्केल की सहायता से ऐसे करके डॉट डॉट करके दोनों तरफ मिलाते हैं, क्योंकि इसके निर्देशांक मिलते हैं, और ये काम हमने इसमें किया है। और आप लोग देखें तो ये है वो ग्राफ पेपर जिसको आप आसानी से देख सकते हो और समझ सकते हो। आप खुद भी इसको बना के देखें, ये मुझे पूरी उम्मीद रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप शायद इसको बनाएंगे और निश्चित रूप से आप इसको हल करके देखेंगे। दोस्तों इसी तरह की रैखिक समीकरण बहुत मिलेंगे आपको। मुझे तो शायद ये अच्छा लगेगा कि आप ऐसे समीकरण किताब से लें और खुद बैठ जाए कॉपी पेन लेकर के और खुद हल करें, ग्राफ ले लें और ग्राफ में इसको दर्ज करके देखें। दोस्तों निश्चित रूप से आपको इसका सही हल मिलेगा। अब ये जो भी हल आया ये सही है या गलत है, ये जो x का मान 2 और y का मान 1 आया, ये इस समीकरण युग्म के लिए राइट है या रॉन्ग है, इसका पता करने के लिए 2 और 1 जो उत्तर आया इसका पता करने के लिए आप रफ में इसको देख सकते हैं एक बार करके, तो इसका पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों अभी अभी जो बात हो रही थी उसमें आंसर आया था x बराबर 2 y बराबर 1। आपने किया, आपको पता नहीं चला कि सही है या गलत है, मैंने तो अपनी तरफ से कर दिया। आप भी यही कहेंगे कि मैंने भी किया है और ये सही है या गलत है, इसका पता कैसे करें? तो जो समीकरण युग्म आपके पास हैं, इन समीकरणों में संबंधित मान जो आपने प्राप्त किया है हल मान, उसको आप रख के देखें तो दोनों तरफ के मान बराबर आने चाहिए, अर्थात समीकरण को ये मान संतुष्ट करने चाहिए। यदि संतुष्ट करते हैं आपका मान सही है, यदि संतुष्ट नहीं करते हैं तो आपका मान सही नहीं होगा। x का मान 2 रखना है तो x की सीधी में 2 रख रहा हूँ, y का मान 1 है तो 1 रख रहा हूँ, बराबर में 3 है तो मैं 3 लिख रहा हूँ। आप देखिए ये 2 और 1 3 और बराबर में 3, दोस्तों दोनों तरफ का मान बराबर है, इसका मतलब संतुष्ट करता है। इसी तरह से यहाँ भी देखना पड़ेगा, 3 को मैं 3 लिखूंगा, x की जगह जो भी आपका मान था वैल्यू वो लिखूंगा 2, y की जगह 1 और बराबर में 4। दोस्तों देखिए 3 दूनी 6, 2 एकम 2 बराबर 4, 6 में से 2 गए 4 बराबर में 4। दोस्तों ये मान भी संतुष्ट करता है। इसका अर्थ हुआ कि आपके द्वारा प्राप्त किए गए मान जो ग्राफीय विधि से आपने प्राप्त किया है हल मान, वो आपका सही है, एक्यूरेट। आप भी करके देखें दोस्तों, आप भी इसकी जांच करके देखें, निश्चित रूप से ग्राफीय विधि आपको समझ में आ जाएगी। और ये जो वीडियो आपको समझ में आई, क्लास आपको समझ में आई, तो दोस्तों निश्चित रूप से आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पिछले वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो दोस्तों निश्चित रूप से आप देखने के लिए लिंक देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको लिंक मिलेगा और आप पिछले वीडियोज को देख सकते हैं। दोस्तों इन वीडियोज को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और निश्चित रूप से बहुत सारे बच्चों का भला होगा, इन चीज़ों को समझने का मौका मिलेगा और हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही बहुत सरल भाषा में वीडियो बनाते रहेंगे। नेक्स्ट जो हम काम करने जाएंगे वो है असमीकरण। दोस्तों ये भी हमारे इन्हीं का एक पार्ट है। अतः फिर मिलते हैं, नमस्ते।